डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज़ में यूएई के टैंकरों पर ईरान का हमले में एक भारतीय की मौत। ट्रंप का बड़ा ऐलान, हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स। यूएनएससी सीट के लिए भारत का मिशन शुरू। यूएनएससी में 2028-29 के लिए भारत ने पेश की दावेदारी। जयशंकर ने लॉन्च किया शांति विजन, बोले काटेंगे आतंक की जड़। पंजाब कांग्रेस में टूट का खतरा, चन्नी ने की इस्तीफे की पेशकश। बघेल ने कहा पंजाब में एक ही चेहरा होगा, राहुल गांधी का। दिल्ली में आज हो सकती है बैठक। बरेली में वक्फ बोर्ड में घोटाले का आरोप, मौलाना शाहबुद्दीन ने वक्फ बोर्ड पर लगाया अरबों के घोटाले का आरोप। सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में धार स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद विवाद पर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को दी गई है चुनौती। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से, जहां हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हालिया हमलों में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हॉर्मुज़ में ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास उसके 2 तेल टैंकरों पर ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। मोबासा और अल बहिया नाम के टैंकरों पर हुए इस हमले में 8 लोग भी घायल हुए हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ईरान पर लगातार तीसरी रात हवाई हमले किए गए। इन हमलों का उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाना और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में आम नागरिकों और कमर्शियल जहाजों पर हमले करने की उसकी क्षमता को कमजोर करना है। साथ ही सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले समुद्री यातायात की नाकाबंदी फिर शुरू करेगा। अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा करेगा, इसके बदले हर कार्गो पर 20% शुल्क वसूलेगा। ईरानी जहाजों और उसके ग्राहकों पर नई पाबंदियां लागू की जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हालिया अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत काफी हद तक खत्म हो गई है और देश स्टोनेज जैसी स्थिति में पहुंच गया है। ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान के 159 सैन्य जहाज अब नष्ट हो चुके हैं। साथ ही 200 सैन्य विमान, रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार बनाने की क्षमता का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन के अल जुफैर सैन्य अड्डे पर हमला किया है, जहां अमेरिकी सेना भी मौजूद है। We're hitting them very heavy tonight, as you know. We're hitting them. We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years. And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it. But you think a deal is still possible? You think they'll return to that? Yeah, I think a deal is possible. Sure, I do. अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर भारत ने 2028-29 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु अपना अभियान शुरू किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शांति विजन को प्रस्तुत किया। भारत ने 2028-29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अपना अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू किया है। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में उम्मीदवारी पेश करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत की ये दावेदारी ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया बढ़ते टकराव, हिंसा और अस्थिरता का सामना कर रही है, जिससे संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। ग्लोबल गवर्नेंस के प्रति भारत के नजरिए को बताते हुए जयशंकर ने देश के शांति विजन यानी नियमों, भरोसे और ईमानदारी के जरिए सर्वांगीण विकास को यूएनएससी कैंपेन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर पेश किया।
अगर भारत को चुन लिया जाता है तो वो यूएनएससी के 10 बारी से चुने जाने वाले अस्थायी सदस्यों में से एक बन जाएगा और 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ काम करेगा। To launch India's candidature to serve as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the term 2028-29. We do so at a time when the world is facing profound paradox. Never before has the world possessed such immense capabilities to advance human welfare at this scale. At the same time, we are witnessing levels of conflict, violence and instability that threaten even those who may be very far away. To address this complexity, the United Nations must take the lead and the Security Council must show the way. Elections to its membership consequently assume great importance. अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर पंजाब कांग्रेस में टूट का खतरा थमा नहीं है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए चरणजीत चन्नी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। चन्नी ने कहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ही पार्टी का प्रचार कर लेंगे। इस बारे में चन्नी ने चंडीगढ़ में एमएलए राणा गुरजीत के घर हुई मीटिंग के दौरान इस्तीफा देने की बात कही। कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने पंजाब से लौटते ही बागी गुट को 2 टूक जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को सीएम चेहरा बनाने की मांग को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर स्पष्ट लिख दिया है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का एक ही चेहरा राहुल गांधी का है। कांग्रेस के बागी गुट के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले बघेल पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वंडिंग को बदलने की मांग को सिरे से खारिज कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान से जुड़े सोर्सेस के मुताबिक पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से हाईकमान नाराज है। उन्हें पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करने के लिए भी भेजा गया था। इसके लिए पूरे 5 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन गुटबाजी का कम करने के बजाय वो इसे और हवा दे गए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने का इंतजार कर रहा है। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को लेकर चन्नी खेमा राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में अरबों रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। मौलाना रिजवी ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समाजवादी पार्टी सरकारों के दौरान वक्फ की जमीनों की खरीद बिक्री में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि यदि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच कराई जाए तो ये घोटाला राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि सिर्फ बरेली में ही वक्फ की जमीनों से जुड़ा करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार हुआ है। मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वक्फ की जमीनें गरीब मुसलमानों, महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दी गई थी। इन जमीनों से होने वाली आमदनी इन्हीं लोगों पर खर्च होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि आज भी गरीब मुसलमान भीख मांगने को मजबूर है, जबकि कुछ लोग वक्फ की जमीनों से करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर सभा में वक्फ बोर्ड का जिक्र करते हैं, वक्फ संपत्तियों का जिक्र करते हैं। इसलिए मैंने उनको एक ये पत्र मैंने लिखा है और इस पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जांच कराई जाए। चूँकि वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। हमारे बुज़ुर्गों ने संपत्तियां जो वक्फ की थी उसका मकसद ये था कि उससे होने वाली जो आमदनी है वो आमदनी
गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद में खर्च की जाएगी, उनकी किफ़ालत की जाएगी, यतीमों की सरपरस्ती की जाएगी, गरीबों, कमज़ोरों को उनको पैरों पर खड़ा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके जो वक्फ के ज़िम्मेदारान थे, उन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को जो करोड़ों में थी, उनको रेवड़ियों के भाव बेचा गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर पर? जी, आपको बता दें, बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना साहुद्दीन, उन्होंने कल प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में साफ तौर पे उन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो कि सुन्नी और सुन्नी समुदाय, सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है और शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। साफ तौर पे उनका कहना है ये वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था, जो कि उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में घोटाला चल रहा है, कहीं वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार मुस्लिमों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। इसलिए साफ तौर पे उन्होंने प्रेस वार्ता करके उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से सुन्नी व शिया वक्फ बोर्ड जो कि बने हुए हैं मुस्लिम गरीब बेसहारा लोगों के लिए, उनमें बाकायदा पूरी निष्पक्ष जांच का उन्होंने मांग करी है। कोई साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया इस जमीन ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से गरीब लोगों को तो कोई सहारा नहीं मिला है, वहीं जो वक्फ बोर्ड में जुड़े हुए जो उच्च पदाधिकारी हैं वो करोड़ों का संपत्ति का गबन करके बैठे हुए हैं। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर पूरी कार्रवाई की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि पुलिस की ओर से कई बार ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सलाह दी गई थी कि परिसर में एआई कैमरे लगवाए जाएं। पुलिस की ओर से कई बार ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सलाह दी गई थी, फिर भी इस पर कुछ काम नहीं हुआ। साथ ही कुछ चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की दखल बढ़ाई जाए जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके, ऐसा कहा गया था। लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों, खासकर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका अंजाम करोड़ों रुपए की चोरी के रूप में सामने आया है। एसआईटी की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। आने वाले समय में मंदिर परिसर हाईटेक कैमरों से लैस होगा, साथ ही पुलिस की सख्ती भी बढ़ेगी। राम मंदिर दान गबन मामले में अधिवक्ता संघ का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को सैकड़ों वकीलों ने कचहरी में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। नेतृत्व अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने किया। मांग है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर दर्ज हो। 15 दिन पहले तहरीर देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। मांग न मानने पर थाना घेराव और आंदोलन तेज करने की चेतावनी अधिवक्ताओं द्वारा दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एसआईटी ये जांच कर रही है और इसमें मामला सामने आया है कि पुलिस ने पहले भी उन्हें सुझाव दिया था कि एआई कैमरे लगवाने चाहिए और कई जगहों पर निगरानी भी बढ़ा दी जानी चाहिए, लेकिन ट्रस्टियों ने मना कर दिया था। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, साझा कीजिए। आपको बता दें, मामला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ा है, जहां पर जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि पुलिस की ओर से कई बार ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सलाह दी गई थी कि परिसर में एआई कैमरे लगवाए जाएं। पुलिस की ओर से कई बार ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सलाह भी दी गई थी। इसी खबर पर संवाददाता हमारे रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बताइए क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा एआई कैमरे लगवाने की भी सिफारिश की गई थी और कई जगह गश्त बढ़ाने की भी बात कही गई थी, लेकिन पदाधिकारियों द्वारा मना किया गया, या क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? जी देखिए, इनकी तरफ बिल्कुल बता दें, एसआईटी की जांच में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इस समय गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आपको बता दें कि पुलिस ने पहले ही ट्रस्ट को एआई आधारित कैमरे लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की सलाह दी थी। और आरोप ये भी है कि सिफारिश पर अमल नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा जो संबंधित सुझावों पर नजरअंदाज किए जाने के कारण निगरानी व्यवस्था
कमजोर रही, जिसका फायदा उठाकर करोड़ों रुपए की चोरी, चढ़ावे की चोरी की घटना सामने आई है। हालांकि इन दावों को अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। यदि जांच में ये बातें सामने आती हैं तो सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही और जिम्मेदारी तय करने की लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में भी कथित हेराफेरी के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के कई अन्य कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। पुलिस ने 25 जून की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें आरोपी कर्मचारी के साथ कुछ अन्य कर्मचारी भी गणना कक्ष में संदिग्ध हरकत करते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने सभी संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार रविवार को पुलिस ने 25 जून के चढ़ावे की घटना के दौरान की रिकॉर्डिंग की जांच की। इसमें आरोपी कर्मचारी के अलावा कुछ अन्य कर्मचारियों की गतिविधियां भी संदिग्ध प्रतीत हुई। ऐसे में जांच आगे बढ़ाने पर अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। अब पुलिस टीम आज 29 जून की सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी। जांच अधिकारियों का मानना है कि अलग अलग दिनों की रिकॉर्डिंग में मामले की कड़ियां जोड़ने में मदद मिल सकती है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में 27 जून से हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद श्री बद्रीनाथ मंदिर केदार समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं हेमंत द्विवेदी ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि है। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी दोनों स्तरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति ने पहले दिन ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यवस्था को और अधिक सख्त किया जा रहा है। देखिए, ये 3 तारीख की घटना थी जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि जो गणना कक्ष के अंदर एक कर्मचारी के द्वारा कुछ अनियमितता की गई है, उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने निर्देशित किया था मुख्य कार्य अधिकारी को कि तत्काल इस पर जो है कि सो कॉज नोटिस जारी किया जाए जो भी उस गणना कक्ष में थे, और एक जांच कमेटी, जो विभागीय जांच कमेटी जो है इसमें बनाई जाए, वो गठित कर दी थी हमने शाम तक। उसके तत्काल बाद जैसे ही जांच समिति के जो विभागीय जांच समिति के अधिकारी हैं वो 7 तारीख को वहाँ पर पहुँचे। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो तत्काल उसका संज्ञान लेते पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के अलावा भी काफी लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा, पुलिस द्वारा। इस मामले में क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर पर? प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी हो गई है देहरादून से और उनको कोर्ट में प्रस्तुत भी किया जा चुका है जी। अब जो भी उसकी घटना हुई है उसकी उनको वहाँ पर उसकी रीइन्वेस्टिंग होगी वहाँ पर, और उनसे पूछा जाएगा। और कुछ कर्मचारियों को वहाँ पर अभी चूंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया है जोशीमठ में, उड़साड़ी जिला कारागार में अभी बंद किए गए हुए हैं, और उनसे उनके आमने सामने कराया जाएगा। जो और भी कर्मचारी संदिग्ध हैं उनमें देखा जा रहा है कि यही वांछित है कि इसमें और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उस पर जो भी है जांच चल रही है जी। और अभी चूंकि 14 दिन न्यायिक हिरासत में है तो उनको जो भी होगा परिणाम इसके निकलेंगे अभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण करने कोई परेशानी न हो। इस दौरान अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि अब तक 2888 पात्र स्टूडेंट्स को ऋण उपलब्ध कराए जाने पर विभाग की सहमति मिली है, जिसमें से 243 छात्र छात्राओं के बीच 64 करोड़ रुपए राशि का ऋण विभिन्न बैंकों की ओर से उपलब्ध कराया गया है। स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए जा रहे एजुकेशन लोन के बदले बैंक को पूरी गारंटी राज्य सरकार दे रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत अधिक से अधिक पात्र स्टूडेंट्स को ऋण उपलब्ध कराएं, ताकि पैसे और संसाधन के अभाव से कोई भी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित विद्यार्थी कल्याण से जुड़ी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना सहित स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं तक तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गुरुजी स्टूडेंट स्कीम क्रेडिट कार्ड के ऊपर मुख्यमंत्री ने काफी बड़ा बयान दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कल हायर एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा विभाग के अद्यतन कार्यों की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की थी और जो है 2025-26 की चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उन्होंने कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने वो जो कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है राज्य को जो है माइनिंग के लिए ही नहीं जो जाना जाता है, झारखंड राज्य उसको माइनिंग से माइन की ओर ले जाने में जो उच्च शिक्षा और जो तकनीकी शिक्षा जो है विभाग इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए कि कैसे जो राज्य का जो है समुचित विकास हो। इसी कड़ी में उन्होंने एक बीआईटी सिंदरी जो झारखंड का जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको जो है कोइन्यूट्री यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड करने पर सहमति दी गई है और तकनीकी शिक्षा क्लस्टर तैयार करने के लिए भी जो है अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट धार के विवादित भोजशाला कमल मौला मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील हुफैजा अहमदी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि इस मामले से जुड़ी दूसरी याचिकाओं को 14 जुलाई के लिए लिस्ट किया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका लिस्ट में नहीं दर्शा रही है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को भी 14 जुलाई को यानी कि आज लिस्ट करने का आदेश दिया। हिंदू समुदाय का मानना है कि ये परिसर 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती वाग्देवी का एक प्राचीन मंदिर था। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है और सदियों से यहाँ जुम्मे की नमाज अदा करता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर पर? सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले पर आज फिर से मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डर बेंच का जो फैसला था जिसमें जो राजा भोज के द्वारा ये बनवाया गया परिसर था जिसको सरस्वती देवी का मंदिर और कहा जाता था, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन जो इसमें एएसआई के कब्जे में जब आया तो एएसआई ने इसमें एक नियम स्थापित कर शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष इसमें नमाज अदा करेगा जबकि मंगलवार को इसमें वो पूजा कर सकते हैं अन्य लोग। अब सवाल ये में मैं यहाँ पे जब भी शुक्रवार को नमाज और सरस्वती देवी की पूजा होती थी तो इसको लेके समस्याएं होती थी और जो जब इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।